नाहिद लारी, मऊ में नारा लगा, बंगाल में खेला होवे और यूपी में खदेड़ा होवे। अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, खूब बोले, ढंग अच्छे से चिंगाड़े, और अपने पुराने एलआई भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत भारी भरकम टिप्पणियां कर डाली। और अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया, हालांकि वो ऐलान मुझे थोड़ा सा चौंकाता जरूर है, उन्होंने आज फिर ऐलान कर दिया। पहले 350 पर आ गए थे, आज फिर वो उस रो में बह गए। उन्होंने कह दिया कि मुझे अब ये भीड़ देख के लग रहा है कि 400 सीटें आ जाएंगी। हालांकि सीटें कुल 403 है, 400 आने में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर मसला वो नहीं, मसला ये नाहिद लारी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ओम प्रकाश राजभर तब परिणाम दे पाए पूर्वांचल में जब हमने उनके साथ गठबंधन किया। आपको राजभर साहब की पार्टी में ऐसा क्या चमत्कार दिखा कि आपको लगा कि नहीं गठबंधन करना चाहिए और मऊ चलना चाहिए? नाहिद लारी। अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जनमानस, विशेषकर यूपी की जनता, आपके डिबेट्स को सुनने के लिए हमेशा से ललायत रहती थी। और आज बड़ी प्रसन्नता है हमें कि आप जनमानस की आवाज बन उनकी बात रखने पुनः हम सबके बीच में आए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस विशेष अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब आप जो बात करें पूर्वांचल की, अब ये देखिए, 2 दिन पहले अपने को विश्व गुरु मानने वाले एक नेता पूर्वांचल के एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने अपने बड़बोलेपन की सारी सीमाएं पार करते हुए कहा पूर्वांचल हमारा है। जबकि जन जन को मालूम है कि पूर्वांचल जो है सपा का मजबूत गढ़ है। अब आप देखिए कि आज उसी पूर्वांचल के मऊ में जो ऐतिहासिक महारैला हुआ, इसको रैली नहीं कहेंगे, जिस प्रकार से लाखों लाख की संख्या में जनमानस की भीड़ उमड़ पड़ी, तो यह महारैला था जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे और इसका आयोजक माननीय राजभर जी ने किया। और इस महारैला में जिस प्रकार से जनमानस की भीड़ उमड़ी, तो उसी ने जो 2 दिन में जो मोदी जी ने नारा दिया था पूर्वांचल हमारा, उस नारे को 2 दिन में जनता ने धराशायी कर दिया। आप ये समझे कि मोदी जी अक्सर ये करते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम में जाकर वो उसको राजनीतिकरण कर देते हैं। जब भी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं मोदी जी, तो वो भूल जाते हैं कि वो देश के पीएम हैं और बन जाते हैं बीजेपी के नेता, और बीजेपी के नेता की जैसे बोलने लगते हैं। और जबकि आप देखिए कि कल ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम किसी वर्ग या धर्म विशेष के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। अब रही बात मोदी जी, योगी जी और पूरी बीजेपी और आरएसएस की, इनको ना माननीय हाईकोर्ट से मतलब है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट से मतलब है। अब जो आप बात कर रहे थे छोटे दलों की और सुभाषपा की, जो आप बात कर रहे थे अग्निहोत्री जी, आप स्वयं बहुत ज्ञानी, और आपने शुरू में ही बताया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग यहाँ बसते हैं। लेकिन आप ये समझें कि 70 साल, अगर विशेषकर हम पिछड़े दलितों की बात करें, तो 70 साल, ये अब 70 साल पहले वाले नहीं रह गए, ये अब पढ़ लिख कर कढ़ गए हैं और बहुत जागरूक हो गए हैं, इसलिए बहुत से छोटे दल बने हैं। अब जब ये सामाजिक रूप से जागरूक हो गए हैं, तो राजनीति में भी अपना हक चाहते हैं। अब ये कब तक अब ये सत्ता की डोली के केवल कहार नहीं बना रहना चाहते, अब ये उस पर सवार होना चाहते हैं। इसलिए आप ये समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी निरंतर कहते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं बहुत ही अदब और लिहाज के साथ आपसे कहना चाहती हूँ, और आई एम श्योर कि आप मेरी बात ये मानेंगे कि इस बात को जो विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आप ये समझे जातिगत जनगणना, माननीय अखिलेश यादव जी मुसलसल कहते रहे कि देश में जातिगत जनगणना। मैं दोबारा में आऊंगा आपके पास, एक बार सबसे बात कर लूं एक राउंड, फिर दोबारा में आऊंगा आपके पास, तब और बाकी हम लोग मुद्दे उठाएंगे। लेकिन एक टिप्पणी करके मैं सुश्री विश्वास के पास जाऊंगा, कांग्रेस के पास, नाहिद जी के संग उसके लिए। भाई जब सबसे गठबंधन हो रहा है, इनसे भी उनसे भी, तो चाचा के बारे में भी कोई राय कायम होनी चाहिए। आज मैं शिवपाल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई नेताजी से मैं मिला तो नेताजी ने कहा कि भाई या तो हमें उम्मीद है कि अखिलेश मान जाएंगे और तुम्हारा उनका गठबंधन हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, शिवपाल जी की पार्टी का। अब ये क्या उन्होंने किस भाव में कहा नेताजी ने,
वो अलग का विषय है, लेकिन एक सवाल उठता है। और एक दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी से मैं सेकेंड राउंड में पूछूंगा, अभी छोड़कर जाता हूं। आप मऊ गए, एक आपके पुराने एलआई हैं, बहुत उपयोगी एलआई रहे हैं, रघुराज प्रताप राजा भैया, उन्होंने भी पार्टी बनाई है। लेकिन आज मैं उनका वक्तव्य देख रहा था रघुराज प्रताप का, उन्होंने भी गजब बात कही। उत्तर प्रदेश में तो अजब गजब चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और अगर मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े तो हम अपनी पार्टी से उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे उनके खिलाफ, हालांकि प्रदेश में 100 उम्मीदवार लड़ाएंगे। अजब गजब है, राजनीति इसी को कहते हैं भाई। शुचि विश्वास, आपकी पार्टी इस गठबंधन की राजनीति में कहां खड़ी? एक दो चीजें मैं सामने रखता हूं आपके। एक, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जयंत चौधरी ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ संपर्क शुरू किया है या अपने संपर्क को रीओपन किया है, एक। और दूसरा, कुछ गुणीजन ये भी कह रहे हैं, मैं उससे अभी सहमत नहीं हूं लेकिन कह जरूर रहे हैं कि अंततः समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अलायंस हो सकता है। शुचि विश्वास जी, मैं आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं सुन पाई, लेकिन प्रश्न लगभग मुझे क्लियर है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, पुनः स्वागत वाजिब सवालों को उठाने के लिए और आपकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए। दूसरी बात, जिन अभी तक हमने पिछले 28-30 मिनट में जो बातें की और विभिन्न प्रवक्ताओं के माध्यम से जो बात निकल कर आई, देखिए आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नया परसेप्शन, एक नया नैरेटिव क्रिएट कर दिया। कोई दलित सम्मेलन कर रहा है, कोई पिछड़ा सम्मेलन, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन, कोई मंदिर मस्जिद ध्रुवीकरण, सबका अपना अपना परसेप्शन है। और मैं छोटा या बड़ा दल शब्द को कहीं नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकतंत्र ने सभी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। जिसे जनता स्वीकार करे वो अपनी भागीदारी सत्ता में उपस्थित कराए, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि छोटा बड़ा कहने का विषय है। लेकिन हाँ, जो 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई, वो भी चुनाव की प्रक्रिया में, तो आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था लाने वाले स्वर्गीय शाही धरातल पर उनकी उस वक्त क्या सोच रही होगी, जो आज आपके सम्मुख हम हैं या नाहिद जी हैं या तमाम अन्य पैनलिस्ट आपके साथ बैठे हैं। तो आज जो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, इसको मूर्त रूप लेने में शायद समय ले, बाकी दल इसे अपनाने के लिए शायद विवश हो, तो आधी आबादी को सशक्त करने की दिशा में उन्हें राजनीतिक भागीदारी देने के उद्देश्य से मैं समझती हूँ कि इसने ये विमर्श समाप्त कर दिया है कि दलित का परसेप्शन क्या है, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है, हर बच्चे की पहली पाठशाला होती है, समाज का आधार होती है, सशक्त होती है, उसको जाति बिरादरी समाज धर्म से ऊपर उठकर देखा जाता है। शुचि जी, एक सवाल है छोटा सा, एक सवाल मेरे जहन में आ गया छोटा सा। प्रियंका गांधी जब भी उत्तर प्रदेश में निकली है, जिस भी इलाके में निकली है, उनकी उपस्थिति ने एक राजनीतिक स्पार्क पैदा किया, इसमें कोई विवाद नहीं, जब भी वो निकली हैं। लेकिन चुनावी परिणाम कभी नहीं आया, ये भी ठीक है। अमेठी और रायबरेली तक में नहीं आया परिणाम। प्रियंका गांधी के, देखिए वो देश और दुनिया की बहुत बड़ी नेता है और गांधी परिवार का, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ये तो समस्या का शहादत है ना जी। एक बहुत ही विस्तृत आभा मंडल है, तो मुझे लगता है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरी एक ट्रोल आर्मी है, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए लाखों रुपया तमाम पवन शर्मा को रजिया बनाकर दिया जाता है। उनका एक पूरा प्रोसेस है उनकी इमेज को डैमेज करने का, क्योंकि पता है उनको कि गोडसे की विचारधारा पर हावी होने के लिए गांधी शब्द पर्याप्त है। तो मुझे लगता है जो उनका ये वर्सेटैलिटी है, जो उनका क्रेज है, जो उनका पब्लिक कनेक्ट है, जो उनका इतिहास है, जो उनकी परिवार की एक श्रृंखला है, जो उनकी लेगेसी है, वो एक ऐसा चार्ज पैदा करती है कि आम आदमी मैं रोकूंगा जुड़ा हुआ है।